चलिए, हेलो दोस्त। देखिए, आज हम 10th क्लास का हिंदी का चैप्टर बहादुर, हिंदी चैप्टर बहादुर, जिसके लेखक अमरकांत, बहादुर के लेखक अमरकांत। हम आज बहादुर के बारे में चर्चा करेंगे। बहादुर था कौन, बहादुर आया था कहां से। अब जानते हैं कि बहादुर एक 10 वर्ष का बालक था जो नेपाल से आया था अपनी मां से अक्षुब्ध होकर के। और आने के बाद जब इसका सबसे पहले निर्मला लेखक अमरकांत के यानी इसके बारे में पूरी चर्चा, निर्मला अपने जब मैके जाती है तो अपने मैके में सभी भाभी लोग का ऐशो आराम नौकर से देख करके यह भी कुछ प्रतीत करती है कि ऐसा ही अगर मेरा भी अगर स्थिति अगर बदले तो कुछ भी बदलाव संभव हो सकता है। इन सारे परिदृश्य के बारे में हम इस चैप्टर, ये बहादुर चैप्टर में पूरी हम गणना करेंगे। जो बहादुर, जो अमरकांत के द्वारा लिखा गया यह व्यथा है, जिसमें यह पूरी तरीके से लिखा गया है। इसमें चलिए, हिंदी के सशक्त कवि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में 1925 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने बलिया के गवर्नमेंट हाई स्कूल से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई की। उसके बाद बलिया से पढ़ने के बाद वह गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट पढ़ने के लिए चले गए। 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई और 1976 में सचित चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। जब महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन जब अभियान चल रहा था तो उसी स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए अमरकांत, जिनके कारण इनकी इंटरमीडिएट की पढ़ाई अधूरी रह गई और बचे हुए इंटरमीडिएट की पढ़ाई उन्होंने 1946 में पूर्ति की। 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। 48 में आगरा दैनिक सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी की और उन्होंने 1948 में आगरा के सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी करने का काम किया। आगरा में ही प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए, वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की और आगरा से प्रगतिशील लेखक संघ चलती थी, उस लेखक संघ में यह शामिल हुए। उसी जगह से इन्होंने कहानी लेखन करने का काम किया, लिखने का काम किया। बाद में अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद, मनोरमा इलाहाबाद के सभी संपादकीय विभाग से संबंध रखे। यानी जितने भी प्रकार के पेपर पत्रिका थे सभी से संबंध रखने का काम यह अमरकांत ने किए। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में
उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई और उनके द्वारा जो कहानी लिखा गया था, यह कहानी से उनको डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत से भी सम्मानित हुआ। उनके कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है और उनको लेखन सामग्री के कारण इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आजादी के बाद हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियां मध्यम और निम्न वर्ग के जीवन अनुभवों जिजीवासा का बेहद प्रभावशाली अंतरंग चित्रण मिलता है। यह जो आजादी, जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुई, तो आजादी के उपरांत में अमरकांत ने मध्यम वर्ग, खास करके मध्यम वर्ग के जो लोगों को जीवन का अनुभव था वह बेहद प्रभावशाली रहा अमरकांत के लिए। उन्हीं का इन्होंने चित्रण करने का काम किया। अक्सर सपाट नजर आने वाले जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं, लेकिन यह हमेशा शांत रहने वाले व्यक्ति किस प्रकार से नए जीवन को संचार करने का काम करते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का फड़कपन है। लोक जीवन के मुहावरे, तेजस शब्दों को प्रयोग उनकी भाषा का ऐसी चमक पैदा होती है जो पाठकों को निजी लोक में ले लेती है। यानी ऐसा संपादकीय देता है जो लोगों को यह संसार में लोक जीवन हित में या देश हित में अपनी भाषा को नई प्रकार से चमक देने का काम करता है, जो पाठकों को निजी लोक ले जाती है। अमरकांत के कई कहानी संग्रह उपन्यास भी हैं। जिंदगी का जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि कहानी इनके द्वारा संग्रह है। यानी इनके द्वारा विभिन्न प्रकार की कहानियों को प्रस्तुत किया गया है। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। यह अमरकांत के द्वारा जो हम कहानी बहादुर पढ़ेंगे, यह मंझलो शहर के नौकर के एक लालसा वाले निम्न वर्ग के परिवार की एक व्यथा है। एक नेपाली गवई गोरखी परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और स्वच्छंद निश्चल भाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में सेवा देने के बाद एक दिन स्वभाव की स्वच्छता के हर हृदय में एक कसक्ति लेकर चले जाने की कहानी कहता है। यानी परिवार में नौकर आ जाने के बाद कैसे लोगों की ऐशो आराम जिंदगी कटती है, कैसे कैसे लोग निश्चल भाव से रहते हैं, लेकिन जब नौकर को जाने के बाद उनकी क्या व्यथा होती है, उनकी क्या स्थिति होती है, यह हम इस चैप्टर में पूरी तरीके से हम पढ़ने का काम करेंगे। बहादुर। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। अचानक मैं एक ऐसा गंभीर हो गया मानो कि इस व्यक्ति को जाने के बाद कितना दायित्व आ गया, कितना भार आ गया। वह सामने खड़ा था, आंखों को बुरी तरह मलक रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र है। वह जो बालक था, उस बालक का यानी बहादुर का एज जो था आपको 10 या आपको 12 वर्ष, 10 या 12 वर्ष का बालक था। ठिगना चकैत शरीर था, गोरा रंग था, चपटा मुंह था। वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुए था। उसके गले में स्कॉट की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़कियों को देखती, कहीं मुझको और अपने भाई को। निश्चय हुआ पंचवार बराबर हो गई। यानी जब लड़का को पहली बार बहादुर को ले गया घर पर, तो बहादुर को देख करके लेखक की पत्नी निर्मला कई प्रकार की भाव, कई प्रकार की दृष्टि जो है अलग अलग भाव नजर आ रही थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। यानी वह जो बहादुर को लेकर के आए थे, यह अमरकांत के साले थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था। मेरे सभी भाई रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे, उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया
तो वह नौकर का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती थी। निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकर पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसी तरह भागिन दुखिया स्त्री कोई इस दुनिया में होगी जो लोग होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। कहा जा रहा है कि जब सबसे पहले यह बेचारी जाती है मैके, तो वहां जाने के बाद अपने भाई अमरकांत लेखक के भाभी भाई लोग का जैसा स्थितियां थी, जो नौकर रहने के बाद कैसे जो है भाभी लोग चरपाई तोड़ती थी, लेकिन एक तरफ निर्मला को सुबह से लेकर के रात तक काम करते करते पूरी तरह थक जाना पड़ता था। इस कारण से यह बेचारी जब वहां से लौटने के बाद जब यह घर लौटी निर्मला, तो यह निर्मला बार बार नौकर चाकर का ही जिक्र करती थी कि नौकर चाकर रहने से कितना फायदा होता है, कितना ऐशो आराम की जिंदगी करती है। इन सारे बारे में बार बार बेचारे जिक्र करती थी। पहले साले साहेब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुन पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल बिहार की सीमा पर था। हम साले साहेब के द्वारा अर्थात लेखक के साले के द्वारा सबसे पहले हम जिक्र सुना था। एक नेपाली लड़का था जो नेपाल का था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। उसके मां सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। मां उसकी बड़ी गुस्सैली थी, उसको बहुत मारती थी। यह बहादुर जो बालक था, इसका मां जो थी यह बहुत गुस्सैले प्रवृत्ति की थी, बार बार जो है मारती थी। मां चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ पर जंगलों में निकल जाता, पेड़ों पर चढ़ता, चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालता, यानी फल तोड़कर खाता। लेकिन वह बालक क्या करता था, जंगलों में जाकर के पक्षियों के घोंसलों में हाथ डालता, अंडा निकालता, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के काम किया करता था। कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था, तो उसने एक बार एक भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी मां बहुत प्यार करती थी। जब वह भैंस चराने गया तो एक भैंस को वह बहादुर बहुत पीटा, इसलिए जिससे कि वह बहुत चिढ़ता था। वह बेचारी, वह बालक उस भैंस को मारा जो उसकी मां बहुत प्यार करती थी। वह मार खाकर भैंस भागी भागी मां के पास चली आई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। उनकी मां, बहादुर की मां का माथा ठनका, बेचारा विजवान जानवर चरना छोड़कर वहां क्यों आएगा, जरूर लौंडे ने इससे काफी मारा। वह गुस्से से पागल हो गई। वह बेचारी बोल रही है कि पक्का वह लौंडे ने मारा है इस भैंस को, जिसके कारण यह भैंस मार रही, भागी भागी यहां आ गई। जब लड़का आया तो मां ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उस बहादुर को दुगनी पिटाई कर दी। उसको वहां कराहता हुआ छोड़कर घर लौट गई। लड़के का मान से फट गया। जब जो है लड़का आया तो उसकी मां, बहादुर की मां, उसको इतना डंडे से पिटाई की, इतना दुगनी पिटाई कर दी कि वह उसी दिन से वह जो बालक था बहादुर का हृदय द्रवित हो उठा, अर्थात मां से पूरी तरीके से विलगित हो उठा, और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने पर आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चुपके से घुसा। फिर उसने घी की हड़िया में हाथ डालकर मां के रखे 2 रुपये निकाल लिए और अंत में 9-2-11 हो गया। वहां से 6 मील की दूरी पर एक स्टेशन था, गोरखपुर जाने वाली बस थी। वह 2 रुपया लेकर के मां के हंडिया से वह बालक जो है निकल जाता है, घर से भाग जाता है। और 6 मील की दूरी पर एक गोरखपुर बस थी। तुम्हारा नाम क्या है जी, मैंने पूछा। लेखक ने पूछा, दिल बहादुर। उनके स्वर में एक मीठी झंझार थी। मुझे ठीक ठाक याद नहीं है कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद वह शरारती छोड़कर ढंग से काम करे, घर को अपना घर समझे। नौकर चौकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। इस घर में नौकर को बहुत इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर यहां रह गया, ढंग सहूर सीख जाएगा तो घर और लड़के की तरह पढ़ लिख जाएगा, जिंदगी सुधर जाएगी। बेचारी सोच रही कि यह बालक
अगर यहाँ रहेगा, रहने के बाद अगर कुछ पढ़ लिख गया तो इसको बोलने का, लिखने का, चलने का, पढ़ने का सारा सहूर हो जाएगा और इसकी जिंदगी में पूरी तरीके से चार चांद लग जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। इस मोहल्ले में बहुत सा तुच्छ लोग रहते हैं, वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी के यहाँ काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता है कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से समान तमीज से बोलना चाहिए। बहुत सी बात। अंत में निर्मला बहुत उदारता पूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। आज यही कारण हुआ कि यह बेचारी निर्मला क्या कर दे, तो यह दिल शब्द जो है अपने जो है दिल बहादुर जो नाम था वह बालक का, यह दिल शब्द उड़ाने का काम बहादुर की। बहादुर को दिल शब्द जो था वह उड़ा दी और उसको बहादुर रख दी। यानी कहने का मतलब है कि जब यह बेचारी निर्मला बताई उस बालक को, बहादुर को, कि अगर पड़ोसन कोई भी अगर तुम्हारे सामान लाने के लिए अगर तुमको कोई कहता है तो तुम चुपचाप क्या करना, वहां से घिसक जाना कि ठीक है मैं अंदर से आता हूं, और अंदर से आकर के वह किसी प्रकार के गांव के लोगों को काम नहीं करने का हिदायत दी। बहादुर बहुत ही हंसमुख मेहनती बालक था। उसका वजह से बहुत दिनों तक घर में वैसा उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा। बेचारा जो बहादुर था बहुत अच्छा बालक था, उत्साहपूर्ण बालक था। इसके घर में जब तक था बहुत घर में खुशियां थी, घर में बहुत प्रकार की थी। वातावरण प्रथम अर्थ होता मैना पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे मोहल्ले के छोटे लड़के के अंदर आकर खड़े हो जाते, देखकर हंसते, तरफ प्रश्न करते, तुम लोग छिपकली को कहते, तुमने शेर देखा, ऐसी बातें। यानी विभिन्न प्रकार के यह बालक बातें करता था गांव घर के बालक से। पहाड़ी गाना भी गाया करता था। इसी प्रकार छेड़खानियां करता, जितना उत्तर देता उससे अधिक वह हंसता। खाने नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। वह बालक जो था बहादुर सभी को खाने का फिक्र करता था। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? माँ दूसरी औरतों की तरह नहीं हूं, मैं नौकर चाकर को जलाती भूनती है, मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती। बेचारे निर्मला कह रहे कि हम नौकर को नौकर की तरह नहीं मानते, बल्कि नौकर को हम एक अपने पुत्र की भांति, अपने बेटे की भांति, अपने परिवार की भांति, परिवार के सदस्यों की भांति मैं मानता हूं। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि 100 डेज 100 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उस रोज लाए थे, वह कपड़े बन रहे हैं। वह बेचारा एक ही नेकर कमीज पहना था। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। वह बालक दिन बीतता गया, बहादुर को धीरे धीरे सारे कामों में संलिप्त हो गया। यानी एक एक कर करके यह जो बालक था यह काम करना प्रारंभ कर दिया। यह बालक बहादुर सवेरे उठकर वह बाजार नीम के पेड़ पर जाता, दातुन तोड़ता, हाथ का सहारा लेता और वह छिपकली की तरह बंदरों की भांति या ऊपर दौड़ते हुए चढ़ जाता। निर्मला बेचारी छाती पीटती रहती कि अरे वृक्ष बंदर की जान कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। घर की सफाई करता, कमरों को पोंछता, बेचारे अंगीठी जलाता, चाय बनाता और सभी को पिलाने का काम करता था बहादुर। दोपहर में कपड़े धोता, बर्तन मलता, वह रसोई बनाने की भी जिद करता। निर्मला स्वयं सब्जी रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती। बेचारी निर्मला शुरुआत से ही बेचारी इनकी निर्मला की तबीयत खराब रहती थी। तबीयत उसको उन दिनों तबीयत ठीक नहीं थी रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रहती। बहादुर उसका कोई काम करते देखकर कहता, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। कोई भी काम करता होता समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता, दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने रख देता। वह जो बालक था बहादुर, वह दौड़ करके कहता, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। कोई भी काम करने नहीं देता। वह स्वयं जो है करने के लिए जिद पर अड़ जाता था बालक, वह बहादुर। और दवाई का बड़ा फिक्र रहता था। वह दवाई के डिब्बे जो है ला करके निर्मला के सामने रख दिया करता था। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अनुभव सुनाते। बाद में वह बालक आकर के और दिन की सारी कहानी, सारी वृत्तांत वह भी सुनाने का काम करता था।
बहुत सी मामूली घटना रिपोर्ट, बाबूजी, बहन जी, एक साली आया, बाबूजी भैया सिनेमा आया, इसके बाद हंसने लगता। वह मजेदार बात करता, बड़ी कोमल और मीठी बात करता, जानबूझकर गंभीर हो जाता, दूसरी देखने लगता। मैं बातचीत करना चाहता था, लेकिन ऐसी इच्छा रहती कि जानबूझकर गंभीर हो जाता, दूसरी को देखने लगता था। वह भी बालक सारा दिन भर के जितने भी सारे वृत्तांत थे, जितनी सारी कहानी थी, जितने सारे समय बीते थे, सारी कहानियों को और परिवार के सदस्यों की भांति यह भी बहादुर सुनाया करता था लेखक को। निर्मला कभी कभी उससे पूछती, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं, क्यों? वह मारता क्यों है? इतना कहकर वह खूब हंसता और मार खाना खुशी की बात हो। वह बेचारा जब निर्मला पूछती जब कभी, क्या तुम्हारी माँ की चिंता नहीं रहता, तो वह बेचारा वह बहादुर हंसते हुए बोलता, क्या तुम पैसा माँ के पास कैसे भेजोगे? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर आ जाता। और वह भी हंसता। लेकिन उसके बावजूद वह बहादुर बार बार हंसता। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी। घर से वह चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद भीतर के एक बरामदा में एक टूटी हुई बांसखट पर अपना बिस्तर बिछाता। वह बिस्तर पर बैठ जाता, अपने जेब से कपड़े के गोल नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, बाईं और काफी झुकी रहती। फिर वह छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह मुंह देखता। बेचारा रात को जब चरपाई पर सोने जाता था तो सबसे पहले वह अपनी ऐनक में अपनी चेहरा देखता, वह नेपाली टोपी लगाता और सोया करता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था, बहुत खुश रहता था बेचारा बालक बहादुर। इसके बाद कुछ भी चीजें जेब से निकालकर बिस्तर पर सज जाते। कुछ गोलियां, पुराने ताश के गड्ढे, खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नाव में कुछ देर तक उसने खेलता। उसके बाद धीमे धीमे स्वयं गुनगुनाने लगता और कई प्रकार की पहाड़ी भी गाना गाता। समझ में नहीं आता था निर्मला को, लेकिन उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती। कोई पहाड़ की निर्जना किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा है। ऐसा गाता कि मानो कि बहुत दिनों से पिछड़ा हुआ बालक वह किसी को बुला रहा है, ऐसा जो है दिखता। दिन में मजे से बीतने लगे। बरसात आ गई, पानी रुकता और बरसात मैंने कुछ दिनों के बाद बरसात आने वाली थी। बहुत अच्छा महसूस होने वाला था, लेकिन उसी समय बहादुर अपने परिवार की सर्वथा के साथ बहुत गर्व रहा। मैं मोहल्ले के लोगों को पहले ही तुच्छ समझने लगा। मैं सीधे मुंह बात नहीं करता, किसी को ठीक से देखना ही नहीं, दूसरे के बच्चों को सीधे मुंह बात नहीं करता। बेचारी निर्मला कह रही है कि गांव के लोग, पड़ोसी लोग ऐसे हैं जो दूसरे को बच्चों को देख करके जलती भूनती है, तरह तरह की बातें करती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। दूसरे की बच्चा को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता है। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका है कि जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रखता, घर की सवांग की तरह रहता है। निर्मला इस सारे मोहल्ले में सूचना दे रही थी। आधी तनख्वाह का नौकर भी खर्च को हो रहा है, रुपया पैसा कमाया। वह कई बार भी कह चुका है, तुम्हारे लिए दुनिया में किसी कोना में नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। बेचारी लेखक कहे थे कि तुम्हारे लिए वैसा नौकर खोज के लाऊंगा जो दुनिया में और नौकरों से भिन्न होगा। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खुश आराम मिल रहा था। एमएन चंद की नींद लोग सो रहे थे। घर खूब साफ रहता, चिकना रहता, कपड़ा चमाचम सफेद रहता। निर्मला की तबीयत में बहुत काफी सुधार होने लगा। अब कोई यह घर भी नहीं कर सकता। किसी को मामूली सी काम करना होता, वह बहादुर को आवाज देता, बहादुर गिलास में पानी दो, बहादुर पेंसिल गिर गया उठाना। इसी वजह से फरमाइश से बहादुर के घर के हर लोगों की फिक्र की तरह रहता, फिर की तरह नाचता रहता। सारी रात पहले सो जाने की बात पर वह बेचारा रात में बाद में सोता और सवेरे पहले उठता था। और मेरा बड़का लड़का किशोर काफी जो मेरा लड़का था किशोर, काफी जो था यह किशोर जो बालक था, काफी शान शौकत और दाव के साथ रहा करता था। ऐसा था किशोर। और बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली। फलतः उसने कभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे जूते में पॉलिश लगानी चाहिए, कॉलेज जाने से साइकिल की सफाई जरूरी, रोज की कपड़ों की धुलाई, इस्त्री होनी चाहिए,
रात में सोते समय नित बहादुर का अपने शरीर की मामूली मालिश कराता। यानी इसका फिक्र जो है, हमारा छोटा एक बालक था किशोर, यानी लेखक के पुत्र था, छोटा निर्मला का बेटा था, जो क्या करता, बेचारा सारा बोझ सारा काम जो है बहादुर पर वह जो है लाद देता, सारा काम बहादुर पर ही थोप देता कि बहादुर साइकिल साफ करो, बहादुर जूता पर पॉलिश दो, सारा जो है फिक्र रहता वह बहादुर को। अगर फरमाइश में पूर्ति नहीं होती तो किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, बुरी बुरी गालियां देता और मां खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। बेचारा बहादुर को मार खाना भी पड़ता था। किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहला होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारे हुलिया टाइट कर दूंगा। वह बेचारा किशोर कहता था कि अगर मेरा एक भी काम अगर छूट गया तो तुम्हारा हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कमचोर करता है क्या तुम, बैठा बैठा खाता है। यह जो है बात किशोर जो है बहादुर को कहता है। रोज ही कोई ना कोई बात होने लगती, रिपोर्ट पत्नी मुझे देती। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना। मैंने सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहां बजती, बहादुर ही बदमाशी करता होगा। यह सारा बात लेखक को अनुभूति हो रहा है कि चलिए थोड़ा बहुत होते रहता है। एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो किशोर को एक डंडे से बहादुर को पिटाई करते हुए देखा। निर्मल कुछ दूर पर खड़ी होकर हाय हाय करते ही मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांटकर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा, गालियां दी उसने उसका काम करने पर। वह किशोर ने क्या किया कि बार बार उसको मारा, पीटा, गालियां दिया, भद्दी भद्दी गालियां दिया। लेकिन लेखक ने मारते हुए किशोर को उस दिन पूरी तरीके से देख लिया था। तुम साइकिल साफ क्यों करते हो, मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता है, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था। बेचारा लेखक सोच रहा है कि निश्चित रूप से भद्दी भद्दी गालियां देता है किशोर, लेकिन आज वह सुअर का बच्चा कहा था। निसंदेह वह गाली उसकी बाप पर पड़ती। मुझे हंसी आई। खैर किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता। गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर और गंभीर दायित्व थी, लेकिन घर का मालिक होने के कारण लेखक पर बहुत दायित्व थी। मैंने उसे समझाया, बहादुर को आदत ठीक नहीं, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है, उसे बचने की कोशिश करता, कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फुलना मुझे सख्त नापसंद। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते, हम तुमको सुख आराम से रखते, वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो, नौकर चाकर भर पेट भोजन के लिए तरसते रहते। चलो सब कुछ खत्म हुआ, अब काम करो। लेकिन लेखक को आने के बाद बहुत समझाते, समझाने के बाद कहते कि तुम क्या करो, ऐसे होते रहता है, अमन चैन सुख होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, इसीलिए चलो अब खत्म हुआ, काम करो। चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्द वह प्रसन्न हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर रात तक गाता रहा। रात में पुनः वह बेचारा क्या किया, वह रोज की भांति वह नेपाली टोपी पहन करके गाना गुनगुनाता रहा। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक और गड़बड़ी शुरू हो गई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती। लेकिन मोहल्ले की औरत ने इसे सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद यह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटियां खुद बना ले, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाएगी। पड़ोसन यानी पड़ोसी महिलाएं ने निर्मला को सिखाई कि तुम नौकर को मनसूख बना दी है, नौकर से काम लेना चाहिए, नौकर के तुम खाना बना के देती है, आपको गरम गरम रोटियां सेक के देती है, सब्जी बना करके देती है। कल से तुम ऐसा काम कर
निर्मला कि कल से तुम अपना घर की सदस्यों का रोटी बना करके और बहादुर के लिए तुम रोटियां खुद बनाने के लिए कहना। ऐसा जो है पड़ोसी की महिला लोग सिखा रही है। क्या हो गया, निर्मला ने पूछा। सब कुछ नहीं बोला, चुपचाप बना रोटियां। सोचता है कि तुम पतली पतली नरम नरम रोटियां सेककर खिलाऊंगा। तुम कोई घर का लड़का नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते हैं, तीता इनको इसलिए लग रहा है सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इसको अलग इनके भेद क्यों। वारी पेट तो लंबी दाढ़ी है, समाज जा रोटियां नहीं सेकेगा तो भूख रहेगा। लेकिन यह बेचारा को रोटी सेकने नहीं आता था। निर्मला कह रही कि अगर रोटियां नहीं सेकोगे तुमको भूखे रहना पड़ेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा। निर्मला गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 झप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसलिए तुझे किशोर मारता था। लेकिन क्या कि निर्मला ने भी क्या कि तुरंत जो है 2-3 लपड़ वह किशोर को लगा देती है। इसी वजह से तेरी मां भी मारती होगी। चल बस रोटी बना। मैं नहीं बनाऊंगी, मेरी मां सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा था बेचारा। उस दिन वह बालक बहादुर रोने लगा। क्या मैं तेरी मां हूं, तुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है, मारते मारते मुंह रंग देगी। यह बेचारी निर्मला कह रही है कि घर को लड़कों की भांति तुम भी नहीं किया करो। पर उसने घर के लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने उसको डांटा समझाया पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। यह बहादुर कई बार निर्मला को समझाने के बावजूद भी वह नहीं माना और रात भर वह बालक भूखा रहा। सवेरे उठकर पहले ही हंसने लगा। अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। बनाई रोटियां, मोटी भादी रोटियां को धोकर खिलाने लगा। फिर रात की बची सब्जी को उसने खाना खा लिया। और वह बेचारा अंगीठी जला करके सबसे पहले अपने लिए मोटी रोटी बना करके और वह बहादुर रात्रि का जो सब्जी था उस सब्जी में वह खाना खा लेता है। लेकिन निर्मला का हाथ खुल गया था। वह चिढ़ गई। वह अब बहादुर को कोई भी गलती होने पर बार बार मारती। यानी अब घर में 2 व्यक्ति मारने वाले। घर में मारने वाले की संख्या अब कितना हो गया, मारने वालों की संख्या अब हो गया पहले से 1, अब हो गया 2। पहले था मात्र जो है लेखक का पुत्र किशोर मारता था। अब दूसरी जो थी, अब क्या, अब निर्मला भी बहादुर को मारने लगे। बात बात पर इसको हाथ खुल जाने के बाद अब मारने वाले की संख्या 2 हो गया। बार बार कोई भी बातों पर अगर गलती होती तो गलती पर तुरंत जो है निर्मला क्या करती, हाथ को छोड़ देती। बरसात भी के आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखलाई देता। मैंने बहादुर की मां के पास चिट्ठी लिखी। उसका लड़का मेरे पास मजे से उसकी तनख्वाह के पैसे उसके लिए भिजवा दिया करूंगा। लेकिन कई महीने के बाद उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने बहादुर से कह दिया उसका पैसा यहां जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो ले लेगा। लेकिन बरसात बीतने के बाद वह बेचारी सोची कि इसका तनख्वाह हम इसके मां को कैसे भेजवाएं, इसलिए यह बेचारी निर्मला जो है पत्र लिखती है। लेकिन उधर से पत्र का कोई भी जवाब नहीं आता है। अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगा। शायद इसका कारण मारपीट गाली गलौज हो। कभी कभी इसको रोकना चाहता, फिर वह सोचकर चुपचाप लग जाता। नौकर चौकर मारपीट खाते ही रहते हैं। लेकिन अब जो है मारपीट के वजह से इस पर जो है बार बार गलती होने लगा। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी का एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे। यहाँ भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली, देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद जिलेबी छने लगी। इस समय पर एक घटना हो गई। बेचारे लेखक अपने रिश्तेदार की सेवा के लिए मछली और देहरादूनी चावल लाते हैं। अचानक रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। उन्हें चारपाई के अंदर झांककर देखा कि अंत में कमरे के फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है, मैंने पूछा। देखी कि रिश्तेदार नीचे झांक रहे हैं तो बेचारी कहती है कि रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताए, 11 रुपये साड़ी के खूट में रखे थे जो चरपाई पर रखे पर मिल नहीं रहा है।
आपको ठीक याद है ना? यह लेखक पूछते हैं कि ठीक से याद है, हम 11 रुपया चरपाई पर रखे थे लेकिन नहीं मिल रहा है। खूब अच्छी तरह याद है, मैंने रुपये खूट में बांध कर रखी, रिक्शे वालों को देने के बाद खूट में को खोला था, फिर रुपये चरपाई पर रख दिए। 4 रुपये मिठाई को लूंगी या कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ठग दुकान ही नहीं मिली थी, नहीं उधार ले लेती। किसी या खाली हाथ जाने से अच्छा नहीं लगता। अब मैं कहीं का नहीं रहा। मेरे लिए झुककर सीधे स्वर में कहा, जरा उससे पूछिए ना, इधर आया था, कुछ देर यहाँ खड़ा था, फिर तेजी से बाहर चला गया था। बेचारी वह रिश्तेदार की महिला लेखक को वह बालक बहादुर से पूछने के लिए कहती है कि पूछिए तो वह बालक आया था, हो सकता है कि वह बालक वह पैसा ले लिया होगा। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं, मैंने कहा। ही डोंट नो, पीपुल्स आर एक्सपर्ट इन द आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। वह सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि या प्रफुल्लति थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देख उठाकर निर्मला के हाथ में दे देता। पर किसी का दिल की बात कौन जान सकता। न मामूली अचानक बहादुर, मैंने स्वर में कहा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहां से रुपये उठाए? नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। लेकिन वह बालक निर्भय पूर्वक उत्तर देता है कि बाबूजी, मैंने पैसा नहीं लिया। यह बहादुर बेचारा कहता है। यह रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर से तेजी से बाहर चले। देखो भैया, सच बता दो, मिठाई खरीदने बच्चों को देने के लिए रुपए रखे थे, बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के पैसे नहीं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता रहा हूं बहादुर, अगर नहीं बतलाएगा तो पीटूंगा, पुलिस का सुपुर्द कर दूंगा। यह रिश्तेदार कहते हैं। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझसे क्या हो गया। मैं सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। यह लेखक जो है मारता है। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया, लेकिन वह गिरते गिरते बचा। और वह बालक कहता है कि मैं किसी प्रकार का हमको पैसा नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब से एक अजीब हरकत थी। अच्छा छोड़िए, पुलिस के पास ले जाता हूं। इतना कहकर बहादुर का हाथ पकड़ लिया, उसके दरवाजे की ओर घिसकर ले गए। पर दरवाजे के पास धीरे से बोले, देखो तुम मुझको बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुमको इनाम 2 रुपये दे दूंगा। लेकिन वह बालक ना कह रहा था, क्योंकि वह लिया नहीं था। पर बहादुर इंकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब को 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींचकर ले गए। पुलिस को दे देना। आगे बढ़कर रुक जाते हैं, धीमी स्वर शब्दों से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वह बालक नहीं बता पाता है। अंत में हारकर उन्होंने उसको छोड़ दिया। वापस आकर चरपाए बढ़ते हुए हंसकर बोला, जाने दीजिए, सब बड़े घाघ होते हैं। किसी झाड़ी उड़ी में छिपा दिए होंगे, जमीन में गाड़ दिए होंगे। मैं सबों को खूब जानता हूं। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं। इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने डराया धमकाया, 2-4 तमाचे जड़ दिया, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुर्दराने लगे। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे बढ़ गया था। वह उदास रहने लगा, काम में लापरवाही करने लगा। बताइए, अगर कोई भी 12 बरस के बालक को अगर कोई भी बार बार मारेगा तो उसे लापरवाही निश्चित रूप से होगी। एक दिन दफ्तर में विलंब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं, केवल वो लड़की अपनी मां के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली। आंगन गदा, बर्तन बिना मंजे रखे, सारा घर जैसे काट रहा था। जब लेखक पहली बार घर में आया तो देखा कि घर काट रहा है। क्या बात, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया क्यों? पता नहीं, आज कुछ नहीं हुआ। सवेरे ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन में सील बट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था। सील हाथ से छूटकर गिर गया, 2 टुकड़े हो गए। शायद इसी
डर से वह भाग गया, लोग मारेंगे, इसके लिए वह थोड़ा कुछ कहती, क्या बताऊं, मेरी किस्मत या आराम ही नहीं है। लेकिन अब बेचारी निर्मला बार बार अपनी किस्मत को दोष दे रही है, लेकिन इसके पहले वह पड़ोसिन की बातों में आ रही थी, तब अपनी किस्मत को दोष नहीं दे रही थी कि पड़ोसन क्या हमको करवाने वाले है। यह तो अफसोस है कोई सामान नहीं ले गया, कपड़े बिस्तर सारा छोड़ गया। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती, बल्कि वह अच्छी तरह पढ़ा उड़ा करके भेजती, हाथ में उसकी तनख्वाह देती। लेकिन वह बालक कुछ नहीं ले गया, बल्कि वह बिना पैसा के वह बालक वह चला गया। 2-4 रुपये अधिक देती, पर वह कुछ ले नहीं गया। और 11 रुपये, बेचारा कुछ नहीं ले गया, बल्कि 11 रुपये। अरे वह सब कुछ झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए गलती और लाज छिपाने के प्रपंच रचते। लेखक कह रहे हम पहले ही जानते थे कि इन लोग को बच्चे को कुछ देना है नहीं, ये लोग झूठे जो है प्रपंच रचते हैं। उन लोगों को क्या मैं नहीं जानती, कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते, गलती से घर छूट जाते। मेरे कलेजे में तो हौल रहा है। किशोर को बड़ा अफसोस है, उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। लेकिन किशोर को सबसे बड़ा अफसोस किशोर को हो रहा है, क्योंकि सारा शहर छान मारा लेकिन बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं पकड़ लेता, कभी नहीं जाने देता, उससे माफी मांग लेता, कभी नहीं मारता। सच ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह, अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। लेकिन कह रहा है लेखक अमरकांत ने कि वह बहादुर को जाने के बाद सारा परिवार के लोगों पर पहाड़ जैसा टूट रहा है। यानी किशोर भी कह रहा है कि कितना आराम वह बालक दे गया, क्योंकि इतना आराम दे गया तो वह बेचारा कुछ चुरा करके भी नहीं ले गया था, इतना संतोष था। निर्मला आंखों पर आंचा रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध है, मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर भीतर कलेजा बैठ रहा था। लेकिन लेखक चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसका भी धीरे धीरे कलेजा बैठ रहा था। मैंने वही चरपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे अजीब लघुता था, अनुभव हो रहा था, यदि नहीं मारता तो शायद नहीं भागता। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सप्रसंग व्याख्या, यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। यह किस पाठ की युक्ति है तो आपको बताना होगा। यह बहादुर पाठ से लिया गया है। आया रहेगा कि यह किस इस पंक्ति के लेखक कौन है तो आपको बताना होगा कि अमरकांत। यह भी पूछता है, मेरे आंगन में नजर दौड़ाकर एक और स्टूल पर बिस्तर रखा था। अलगनी पर उसे कपड़े टांगे थे। स्टूल के नीचे कुछ भूरा जूता था, मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अगलनी के पास गया तो नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज सब नावे। यानी बेचारा वह बालक कुछ भी नहीं ले गया था। वह डर की वजह से वह किशोर बालक बहादुर खुद ही भाग गया था, क्योंकि मारने वाले की संख्या बहुत अधिक। मात्र एक बदनाम की वजह से वह बालक बहादुर क्या हुआ, वह लेखक के घर से भाग निकला। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन पर। इसका ऑब्जेक्टिव सेक्शन पर हम बात करेंगे, पहला क्वेश्चन पर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत, गुणाकर मूल्य, विनोद कुमार शुक्ल, यतीन्द्र मिश्र। तो अमरकांत। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म कहां हुआ था? अमरावती, बंदरघाट, नागरबलिया, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। तो आपको नागरबलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? जुलाई 1925, अगस्त 1928, मार्च 1924, जून 1927। तो आपको जुलाई 1925 में हुआ था।
अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? यानी अमरकांत के द्वारा जो लिखा गया कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईदगाह है, ठेस है, मछली है, बहादुर। तो इसके द्वारा लिखा गया कहानी बहादुर है। बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? ड्राइवर है, घरेलू नौकर है, लेखक का मित्र है, लेखक का साला है, तो आपको घरेलू नौकर है। यह बहादुर जो है कहानी का पात्र बहादुर क्या है? तो आपको घरेलू नौकर। बहादुर घर से लेकर क्या भागा था? बहादुर घर से लेकर के क्या भागा था? कपड़े, बिस्तरा, जूते, कोई भी सामान नहीं लेकर गया था। बहादुर लेखक के घर से कोई भी सामान लेकर के नहीं गया था। वह बेचारा डर के मारे खुद ब खुद सामान को छोड़ करके और वह बहादुर भाग गया था। बहादुर कहां का रहने वाला था? बिहार का, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान, तो यह नेपाल का रहने वाला था वह बहादुर। बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? लेखक ने। लेखक के साले साहब, निर्मला ने, किशोर ने। तो सही जवाब होगा निर्मला। यानी लेखक की पत्नी निर्मला ने अपने दिल बहादुर के दिल शब्द को उड़ा दी थी। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, मां के मार के कारण, घूमने के लिए। तो आपको होगा मां के मार के कारण। क्योंकि इसलिए भागा था कि एक दिन भैंस चराने गया था और भैंस को इतना पिटाई कर दी कि उसकी मां ने दुगनी पिटाई इस बहादुर को कर दी। इसी डर से वह बहादुर अपने घर से भाग गया था। बहादुर की शारीरिक बनावट कैसी थी? चिकटा शरीर, गोरा, चपटा मुंह, उपयुक्त सही। तो सब होगा इसमें, सभी इसके चेहरा थे। जिंदगी और जोंक किस लेखक की रचना है? भीमराव अम्बेडकर, गुणाकर मूल्य, अशोक वाजपेयी, अमरकांत। तो आपका सही जवाब होगा अमरकांत। बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक का भाई, लेखक का साला, लेखक की बहन, लेखक की पत्नी। तो लेखक का साला, यानी लेखक का साला लेकर के बहादुर को आए थे। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहां से प्राप्त की? बलिया से, छपरा से, आरा से, बक्सर से। तो आपको बलिया से, यानी बलिया से इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की थी। बहादुर कहां से भाग कर आया था? भोपाल से, नेपाल से, बंगाल से, तिब्बत से। तो आपका नेपाल से भाग के आया था। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? लेखक का पुत्र, लेखक के साले का पुत्र, लेखक के भाई का पुत्र, लेखक का चचेरा भाई। तो लेखक का पुत्र होगा। यानी कि बहादुर जो था, बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर जो था अमरकांत का पुत्र था, लेखक का पुत्र था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? शेख बहादुर, दिल बहादुर, दिलन बहादुर, शिव बहादुर। तो दिल बहादुर। बहादुर कैसी कहानी है? बहादुर कैसी कहानी है? यानी धार्मिक, तार्किक, सामाजिक, ऐतिहासिक। एक सामाजिक कहानी है। बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का इल्जाम लगा था? 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपया, 13 रुपया। तो आपका सही जवाब होगा 11 रुपया। यानी 11 रुपये का इल्जाम इनके लेखक के रिश्तेदार ने लगाए थे। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया था? पैसे चुराने का, गहने चुराने का, अंगीठी चुराने का। इसका सही जवाब होगा पैसे चुराने का। यानी लेखक के रिश्तेदार ने इन पर, बहादुर पर पैसा चुराने का इल्जाम लगाई थी। कहानी है नाखून क्यों बढ़ते हैं? बहादुर, नौबतखाना, इबादत, परंपरा का मूल्यांकन। तो आपको बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी के मिल जाने के, मां की याद आने से, स्वयं के प्रति लेखक और उसके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। तो उपयुक्त सभी में से। यानी लेखक किन कारणों से भाग गया था? तो आपका तीसरा नंबर होगा। यानी लेखक और उसके घर वालों के व्यवहार के कारण। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करते थे? मालिक, साहेब, बाबूजी, शाबाजी। यानी बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करते थे? तो बाबूजी कह करके हमेशा जो है पुकारते थे, बहादुर पुकारता था। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था? लेखक, निर्मला, किशोर।
निर्मला के रिश्तेदार, तो निर्मला के रिश्तेदार ने लगाया था। लेखक के घर पर जब पहली बार आया था तो बहादुर क्या पहने हुए था? सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज, भूरे रंग का पुराना जूता, उपयुक्त में से सभी तो आपको सही होगा। बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास किसने लिखा था? तो याद रखेगा अमरकांत। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी जैसी फूल की पंखुड़ियां बिखर गई। उपयुक्त कथन किससे संबंध कही गई है? निर्मला के लिए, किशोर के लिए, बहादुर के लिए, इनमें से कोई के नहीं लिए। तो इनका सही जवाब होगा या बहादुर के लिए यह बात कही गई थी। लेखक ने कहा था। बहादुर का बाप कहां मारा गया था? युद्ध में, डकैती में, चोरी में, चरवाही में, तो युद्ध में। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर खाली स्थान प्रतिरोध करता, हंगामा खड़ा करता, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता, रोने लगता। तो यह बेचारा किशोर से मार खाने के बाद चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता। बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है? एक नेपाली लड़का, बहुत ही हंसमुख, मेहनती, मां से पिटाई के कारण घर छोड़ भाग गए, वह लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया। यानी इसमें बताना है कि बहादुर के संबंध में क्या सही नहीं है। तो आपको यही सही नहीं है कि लेखक के रिश्तेदार का पैसा चुरा लिया था। दिल बहादुर है, लेखक का मित्र, लेखक का पड़ोसी, लेखक का नौकर, लेखक का ड्राइवर, तो लेखक का नौकर होगा। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? लेखक ने, निर्मला ने, किशोर ने, लेखक रिश्तेदार ने, तो सही जवाब होगा किशोर ने। किशोर ने ही सुअर का बच्चा कहा था। किनकी कहानियों में मध्यम वर्ग, विशेषकर निम्न वर्ग और जीवन अनुभवों, जिजीवासा का विधव प्रभाव और अंतरंग चित्रण मिलता है? गुणाकर मूल्य, अमरकांत, रामविलास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको अमरकांत। अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता से पुरस्कृत किया गया था? बहादुर, डिप्टी कलेक्टर, बहादुर, डिप्टी कलेक्टर, जिंदगी की जौक, कुआमा, यानी किन विषय से इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा आपको सही जवाब होगा डिप्टी कलेक्टरी से, यानी डिप्टी कलेक्टर की वजह से इनको ऑस्कर पुरस्कार मिला था। बहादुर के चले जाने के बाद किससे अजीब सी लौकता का अनुभव हो रहा था? बहादुर के चले जाने के बाद लेखक को, निर्मला को, किशोर को, रिश्तेदार को, तो किशोर को। बहादुर को चले जाने के बाद किसे अजीब सी लौकता का अनुभव हो रहा था? यानी बहादुर को चले जाने के बाद किसे अजीब सी लौकता का अनुभव हो रहा था? तो इसका सही जवाब होगा परीक्षार्थी, इसका सही जवाब होगा लेखक। लेखक को लग रहा था, अजीब सी लग रहा था, क्योंकि वह बालक जो था बहादुर, ना अपना वस्त्र ले गया था, न जूता ले गया था, न टोपी ले गया था, ना अपने कमाया हुआ पैसा भी ले गया था। इसलिए अजीब सा उनके दिल में भाव उत्पन्न हो रहा था लेखक को। बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई? बहादुर ने भैंस को मारा, बहादुर ने कुत्ते को मारा, बहादुर ने बिल्ली को मारा, बहादुर का मां काम नहीं करता, यानी बहादुर ने भैंस को मारा था, इसीलिए बहादुर की मां गुस्से में पागल हो गई। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी है? नील बिलोचन, हजारी प्रसाद, रामविलास, अमरकांत। यानी मित्र मिलन जो है आपको अमरकांत के द्वारा लिखा गया कहानी है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार के दिन, सोमवार के दिन, मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन। तो लेखक के पत्नी का रिश्तेदार आपको रविवार के दिन आए थे। बहादुर कितने वर्ष का था? 10, 11, 12, 13, 9, 10, 13, 14। लगभग इसका उम्र जो हो रहा था सो 12, 13 वर्ष का था बहादुर। यानी बहादुर जो था 12, 13 वर्ष का था। परीक्षार्थी जो आपका कहानी का सेक्शन था, ऑब्जेक्टिव सेक्शन था, सारा चीज सेक्शन पर बात कर गए। अब अगले बार अगले चैप्टर पर हम ध्यान देंगे। थैंक यू बस।